हेलो स्टूडेंट, रामेश्वर प्रसाद तिवारी, लेक्चरर, सरस्वती शिशु मंदिर जयंत। इसके फर्स्ट जो टॉपिक लिए थे हम लोग, सेल साइकिल के बारे में बताया था हमने। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये चैप्टर है और ये 11th में BSc फर्स्ट ईयर में भी इसका टॉपिक आएगा, सेकेंड ईयर में भी है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में सेल साइकिल और सेल डिवीजन के टाइप प्रकार हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में माइटोसिस सेल डिवीजन को देखेंगे। माइटोसिस सेल डिवीजन मीन्स समसूत्री विभाजन, क्या लिखा हुआ है, माइटोसिस सेल डिवीजन समसूत्री विभाजन। इसी को सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि कायिक कोशिकाओं में होता है, वेजिटेटिव सेल्स में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन। और ये ध्यान रखें इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वल होती हैं पेरेंट सेल के से बराबर होती हैं, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, ये नाम दिए गए हैं। डिफिनीशन की बात करें, माइटोसिस सेल डिवीजन समसूत्री कोशिका विभाजन जिसको कहेंगे, तो ऐसा सेल डिवीजन ध्यान रखेंगे जिसमें वन पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। एक पेरेंट सेल मातृ कोशिका से कह लीजिए 2 पुत्री कोशिकाएं डॉटर सेल्स बनती हैं, और जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जो संख्या है वो पेरेंट सेल के इक्वल होती है, पेरेंट सेल के बराबर होती है, हमेशा ये ध्यान में रहे। इस प्रकार का डिवीजन सोमैटिक सेल्स में होता है, वेजिटेटिव सेल्स में होता है, और इस प्रकार के डिवीजन के द्वारा प्लांट्स और एनिमल ग्रोथ करते हैं और बॉडी रिपेयर करते हैं। टूट फूट की शरीर की जो मरम्मत होती है वो ये सारे कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। तो समसूत्री कोशिका विभाजन माइटोसिस सेल डिवीजन ध्यान रखेंगे। कैसा सेल डिवीजन है? इस प्रकार का सेल डिवीजन जिसमें जो सोमैटिक सेल्स में होता है, वेजिटेटिव सेल्स में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है, वर्धी कोशिकाओं में होता है, जो भी कह लें। और इस प्रकार के विभाजन में वन पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जो संख्या है वो इक्वल होती है पेरेंट सेल के, ये याद रहे। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें, स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले ये ध्यान रखना प्लांट सेल में इनका जो है स्टडी किया, अध्ययन किया। ये सब नीट के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते, इसलिए तैयार रखना। दूसरे बावेरी और फ्लेमिंग, ये 2 साइंटिस्ट हैं, बावेरी एंड फ्लेमिंग। इन्होंने एनिमल सेल्स में इसका माइटोसिस सेल डिवीजन का स्टडी किया। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने माइटोसिस टर्म दिया, शब्द दिया। सबसे पहले माइटोसिस शब्द किसने दिया? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। फिर ध्यान रखेंगे एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो माइटोसिस सेल डिवीजन की स्टडी की गई, ये ध्यान रखें शैला मेंडर में ध्यान रखेंगे, ये उसकी आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, इसमें जो है इसकी स्टडी की गई, माइटोसिस सेल डिवीजन की स्टडी जो डिटेल में की गई। ये सारी चीजें ध्यान। स्टेज ऑफ माइटोसिस के जो देखेंगे कि कौन सी अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी स्टेज हैं। तो इसमें हम लोगों ने पूर्व में सब लिखा था हमने उस वीडियो में कि आप याद रखें। इंटरफेज, ये विश्रामावस्था, तैयारी की अवस्था, जिसमें सेल्स प्रिपरेशन करती है, अपनी तैयारी करती है विभाजन के लिए। दूसरी यम फेज, और जो माइटोटिक फेज है जो विभाजन की अवस्था है, जो डिवीजन फेज है विभाजन। तो विभाजन भी 2 प्रकार से होता है, एक है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। स्लीचर ने सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस टर्म दिया था, स्लीचर, बुक में नहीं मिलेगा। इसके बाद में ध्यान रखेंगे कैरियोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है, इसमें कई देखेंगे कि स्टेज हैं, कई फेज हैं। प्रोफेज पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज ध्यान रखेंगे पश्चावस्था, और टीलोफेज अंत्यावस्था। फिर
साइटोकाइनेसिस माने कोशिका द्रव्य का साइटोप्लाज्म का डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नोन एज कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो होती है जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ये प्लांट सेल में सेल प्लेट के द्वारा होती है और एनिमल सेल में सेल फुरो कोशिका खांच के द्वारा। तो कोशिका पट या सेल प्लेट प्लांट सेल में और सेल फुरो या कोशिका खांच ग्रुप बनती है एनिमल सेल में। तो ये ध्यान में दिमाग में आना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे कैसे ये माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, आप विधिवत देख लिए होंगे। देखिए माइटोसिस सेल डिवीजन की प्रक्रिया, सबसे पहले जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज में हम लोगों ने तैयारी की अवस्था है, उसमें सेल साइकिल के समय हमने बताया था कि इसमें G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये 3 फेज उसमें इंक्लूड थे। आपने उनके बारे में पढ़ा था। तो ये पूरी अवस्थाएं यहाँ हम सम्मिलित रूप से वो करेंगे। तो पहले तो ध्यान में आ जाए आपको, सबसे पहले इंटरफेज की बात कर लेते हैं। इंटरफेज ये तैयारी की अवस्था होती है कोशिका विभाजन के लिए। कोशिका सबसे पहले इंटरफेज में ही रहती है और ये विभाजन के लिए अपनी पूरी तैयारी करती है। तो उसमें क्या क्या इसमें चेंजेज आते हैं, जैसे मान लीजिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एक सेल बना ले रहा हूँ यहाँ, जिसमें हम लोग सारी चीज़ों का अध्ययन करते चलेंगे। एक ये मानिए कि सेल, अच्छा एनिमल सेल में मान लीजिए कि हम सेल डिवीजन का अध्ययन कर रहे हैं। एनिमल सेल में इसलिए कि वहाँ पर सेंट्रियोल उपस्थित है, इसलिए उसको ले रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम न हो बाद में स्टडी करने में। ये है न्यूक्लियस, एक में मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, थोड़ा तेजी से चले। यहाँ पर ध्यान रखेंगे न्यूक्लियोलस एक रचना, डेंस बॉडी न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। और यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे ये क्रोमैटिन नेट हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं बाद में बनते हैं, यही क्रोमैटिन नेट टूट जाते हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, जिनको आप क्रोमैटिन फ्राइड कह ले, क्रोमैटिन नेट कह ले, जो भी कहना हो, यही बाद में क्रोमोसोम्स बनाते। और अंदर जो द्रव्य भरा होता है आप जानते हो कि वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर भरा हुआ द्रव्य क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये दिमाग में आपके पास रहे। और यहाँ ऊपर, इसके ऊपर एक जो है सेंट्रियोल, ये पाई जाती रचना सेंट्रोसोम के रूप में, शुरू में सेंट्रोसोम कहते हैं जब ये पूर्ण रूपेण विकसित, दोनों जिसमें टी के आकार के फाइब्रिल्स लगे रहते हैं, ये कहलाती है सेंट्रोसोम। ध्यान देना, बहुत लोग गलत लिखे रहते हैं, बुक में भी गलत लिखा रहता है। सेंट्रियोल, जब ये डिवाइड हो जाएगा तो सेंट्रियोल कहलाएगा, जिसमें एक टी जैसा ये जो आपका बना हुआ माइक्रोफाइब्रिल की रचना लगी रहती है, ये जब डिवाइड होकर दो में बढ़ जाते हैं तो उनको सेंट्रियोल तब बोलते हैं, अभी सेंट्रोसोम कहेंगे हम। तो ये इस तरीके से एक सेल है। बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म। अब ये कोशिका रेस्टिंग पीरियड में हम लोग बात कर रहे हैं। रेस्टिंग पीरियड में क्या क्या होता है, इंटरफेज में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों अपनी वृद्धि की चरम सीमा पर होते हैं, क्लाइमेक्स में जितनी ग्रोथ करनी है दोनों को कर लेते हैं। दूसरी बात, न्यूक्लियोलस अपने आकार में बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा होने लगता है, क्योंकि अब इसको डिवाइड होना है, आगे नष्ट होगा पहले, फिर उसके बाद विभाजन की बातें आएंगी, तो इसको ध्यान रखेंगे। जो ध्यान रखेंगे डीएनए है उसका रिप्लिकेशन, द्विगुणन कंप्लीट हो जाता है। द्विगुणन एस फेज में होता है, पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो जाता है। जो सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं अंदर सब वो ग्रोथ करते हैं। जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो प्रोटीन के रूप में इसमें क्या होता है, स्टोर हो जाता है, आगे खर्च होगा इसलिए वो बन जाता है। आप विभिन्न प्रकार के जो आरएनए हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, उनका संश्लेषण सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है।
ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं इंटरफेज में। तो ये इंटरफेज अवस्था का डायग्राम होगा, ये ध्यान में रहे। दूसरी अवस्था इसके बाद आती है। अभी इंटरफेज था, आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, इसी में मिटाऊंगा, इसी में समझाऊंगा, आपको समझना है। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब इसके बाद दूसरी स्टेप आती है कैरियोकाइनेसिस की, जो अवस्था है प्रोफेज। कौन सी अवस्था आती है? प्रोफेज। कैरियोकाइनेसिस की पहली अवस्था प्रोफेज, ध्यान देना। ये प्रोफेज अवस्था कैरियोकाइनेसिस जब चलेंगे, कैरियोकाइनेसिस, वहां मैंने चार्ट बनाया, उससे आप देखते रहें। डिवीजन फेज, द्वितीय फेज थी प्रोफेज। प्रोफेज को हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक ले लेते हैं अर्ली प्रोफेज, और दूसरा ले लेंगे हम लोग लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, देखते जाए चेंजेस क्या होंगे। ये जो सेंट्रोसोम है ये विभाजित होकर के दो में बढ़ जाता है, और ये दोनों अपने विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। यानी एक से दो में बढ़ गया सेंट्रियोल, एक टी जैसा जो था इधर, एक इधर आ गया। ये दोनों ही सेंट्रियोल अब कहलाएंगे। ये सेंट्रियोल दोनों अपने विपरीत ध्रुवों की ओर, यानी एक इधर की ओर गति करेगा तो दूसरा इधर की ओर गति करेगा। अब ये सेंट्रियोल इनको कह सकते हैं, आप इनको बोलेंगे क्या? सेंट्रियोल। ध्यान देना, चेंजेज हुआ। इसके बाद न्यूक्लियोलस आकार में बड़ा होने लगता है, पहले ही कहे, ये धीरे धीरे लुप्त होना है इसको, इसलिए आकार में बड़ा होने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ध्यान रखेंगे थोड़ी सी थिन होने लगती है, और ये चूंकि इसको भी नष्ट होना है। और दूसरी बात, ये जो क्रोमैटिन नेट है ये थोड़ा कंडस्ट होने लगते हैं, थोड़ा सिकुड़ने लगते हैं, और अंत में ये टूट करके क्रोमोसोम बनाएंगे, क्रोमोजोम बनाएंगे। अभी ये इस कंडीशन में दिखाएं इसको कि ये सिकुड़ने लगे हैं, सिकुड़ करके थोड़ा कंडस्ट छोटे होने लगे हैं। तो ये थोड़ा सिकुड़ करके दिखाएं कि छोटे होने लगे हैं, ऐसा दिखा ले कि ये सिकुड़ रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। ये टूटेंगे अभी तो बनेंगे क्या, इनसे क्या बनेगा? क्रोमोसोम। ये अर्ली प्रोफेज में ऐसा होगा। नाम सबके पता है, इसलिए मैं इधर बगल में मिटा दे रहा हूं। अब इसके बाद क्या होना है भैया? इसमें अर्ली प्रोफेज के बाद आएगा लेट प्रोफेज की हम लोग बात करेंगे। लेट प्रोफेज में क्या होगा? अर्ली प्रोफेज में जो हुआ उसके आगे की बात करेंगे हम लोग। लेट प्रोफेज में देखिए, ये जो सेंट्रियोल है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये नष्ट होने लगती है। पहले दिखा लीजिए डॉट में, इसको हम दिखा दे रहे हैं ऐसे कि ये नष्ट हो रही है, अभी नष्ट नहीं हुई। सेंट्रियोल अपने विपरीत ध्रुवों की ओर ये बढ़ रहे हैं। सेंट्रियोल दोनों अपने विपरीत ध्रुवों की ओर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, गति कर रहे हैं। ये भी इधर दिखा ले, सेंट्रियोल अपनी विपरीत ध्रुव की ओर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे, इधर चल रहे हैं, गति कर रहे हैं। न्यूक्लियोलस आकार में बड़ा होकर के धीरे धीरे डिजॉल्व हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और ये जो क्रोमैटिन नेट थे ये टूट गए, क्रोमोसोम्स बनाएंगे, पहले ही कहे ये टूट करके ये क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। एक दो ले लीजिए आप, 4 क्रोमोसोम दिखा लीजिए। अलग अलग जीवों में आप जानते हैं क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग होती है, यह पूर्व में भी बताए हैं, और वीडियो हमारा स्टडी करें। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सब में अलग अलग होते हैं। मनुष्य में आप जानते हो प्रत्येक कोशिका में, ईच सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे ही हर जीव में क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग होती है। हैप्लोपाइपस ग्रेसिलिस में ये प्लांट है, 2n बराबर 4 क्रोमोसोम होते हैं, बहुत कम क्रोमोसोम की संख्या है। तो म्यूकरम्यूसिडो में 1 क्रोमोसोम है। अलग अलग जीवों में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। आफियोग्लासम में 1266 क्रोमोसोम्स होते हैं। आलकैंथा लार्वा हेरेडियस 1600 क्रोमोसोम्स होते हैं। और यहाँ इसके चर्चा हम बाद में करेंगे जब टॉपिक आएगा। यहाँ ध्यान रखें, हमने 4 क्रोमोसोम यहाँ दिखा लिए हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं। इनका नाम अब हम कहेंगे क्रोमोजोम या सोम, जो भी आप कहते हो।
कहो। न्यूक्लियोलस ये डिजॉल्व होकर के धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की ओर गति कर रहे हैं। ये आपको दिमाग में अपने रखना है। अब इसके बाद अवस्था आएगी, इसके बाद वाली जो अवस्था आएगी वो मेटाफेज होगी। मेटाफेज मध्यावस्था। मेटाफेज को क्या बोलते हैं? मध्यावस्था, मेटाफेज। इसमें क्या होगा, जैसे ये सेल है, समझेंगे, ये सेल हो गई, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है, जब लुप्त होती है तो इसके जगह पर इस क्या बनने लगता है? स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं। ये सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों में बन के पहुंच गए, जैसे ये पहुंच गए हैं, मान लीजिए एक सेंट्रियोल ये है और दूसरा यहाँ है, अपने ये विपरीत ध्रुव में सेंट्रियोल दोनों ही पहुंच चुके हैं, ध्यान रखें। और ये अब यहाँ बनने लगती है क्या? इनके बीच में ध्यान रखेंगे स्पिंडल फाइबर बनने लगता है, दोनों से पूरा तंतु जिसको बोलते हैं, ये बनने लगते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं। न्यूक्लियोलस गायब हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, ध्यान में रहे। और ये क्रोमोसोम थे, ये दोनों का सेंटर बीच जो होगा मध्य, मेटाफेज माने ये मध्यावस्था, यहाँ बीच में से दोनों के क्रोमोसोम से आकर के यहाँ पर जैसे एक क्रोमोसोम हुआ, ये दूसरा क्रोमोसोम हुआ, मान लीजिए ये इधर ये दिखा लिए, एक क्रोमोसोम ये हुआ, एक क्रोमोसोम ये हुआ। ये विपरीत ध्रुवों पर दोनों जो सेंट्रियोल हैं ये इन्हीं के स्पिंडल के द्वारा खींचे हुए हैं और बीच में आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। ये अवस्था कहलाती है मेटाफेज अवस्था है। यह सबसे बड़ी बात जो देखने के लिए मिलेगी, जिसको आपको याद रखना होगा कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं, प्रत्येक क्रोमोसोम जो होता है दो क्रोमैटिड से मिलकर बनता है। जैसे एक क्रोमैटिड ये हुआ, दूसरा क्रोमैटिड ये हुआ। चित्र में चाहते तो इसको इस रूप में ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ चूंकि हम डिटेल नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए ये दिखा सकते हैं कि प्रत्येक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड से मिलकर के बना होता है। ये दोनों क्रोमैटिड हैं, क्रोमैटिड, इसको दिमाग में रखें। और ये जहां पर जुड़े होते हैं ये रचना कहलाती है क्या? जिससे जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहलाती है? सेंट्रोमियर। इसी से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो स्पिंडल का जो भाग जुड़ा होता है वो सेंट्रोमियर से जुड़ता है, न कि क्रोमैटिड से। यानी यहाँ से जुड़े होते हैं, यहाँ से ये जुड़े होते हैं, ऐसा। यहाँ देखेंगे यहाँ सेंट्रोमियर है तो ये स्पिंडल से जुड़ता है, ये वाला भाग। क्रोमैटिड नहीं जुड़ता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीट में हर साल लगभग अल्टरनेट करके आता रहता है, नर्सिंग में आता रहता है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि स्पिंडल से क्रोमोसोम का कौन सा भाग जुड़ा होगा। आपका आंसर होगा सेंट्रोमियर। तो इसको ध्यान में रखना है। मेटाफेज अवस्था में क्या हुई? क्रोमोसोम बीच में मध्य में जाकर के व्यवस्थित हो गए, स्पिंडल से वो जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर उनका जुड़ा हुआ है, खिंचाव है। ये सेंट्रियोल जो है दोनों विपरीत ध्रुव पर पहुंच गए थे। न्यूक्लियोलस पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। एकदम बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। अब हम नाम बार बार नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पहले लिख चुके हैं कि ये सेंट्रियोल है, ये क्रोमोसोम है, ये स्पिंडल है, स्पिंडल है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, और ये सेंट्रियोल है। सब जान रहे हैं आप, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दिए, आपको ये न लगे नहीं लिखा जाए। आगे आएगी अवस्था जो मेटाफेज के बाद अगली अवस्था आती है एनाफेज। एनाफेज अवस्था, मैं इसी में आगे स्टेप ले चलता हूँ। थर्ड स्टेप एनाफेज। एनाफेज अवस्था में क्या होगा? एनाफेज माने होता है, ध्यान रखेंगे, पश्चावस्था बात की। अब यहाँ पर इसी से पहले समझ लें, मैं चित्र दिखा दूंगा इसी में कि जो ये स्पिंडल हैं जो लगे हुए हैं, इनमें ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये खींचते हैं इनको अपनी ओर, रिपल्सन होता है, ये इनको विकर्षण,
ये इधर खींचता है, ये इधर खींचता है। जब इधर ये खींचेगा तो ये जो क्रोमैटिड है ये लंबान में पूरा दो भागों में बट जाता है, आधा उधर चला जाएगा, आधा, क्योंकि दो क्रोमैटिड से मिलकर बना था। तो जब ये खींचेंगे, इनको खींचेंगे, नेक्स्ट डायग्राम जो आपका होगा ऐसा होगा, ये मिटा दे रहे हैं और ये सेंट्रियोल बने ही हैं, स्पिंडल बना ही है, स्पिंडल अब टूट गए हैं क्योंकि अपनी ओर ये खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहे हैं। तो इसलिए ये जो क्रोमोसोम थे ये आधे आधे बट करके आधा टुकड़ा इधर चला आया तो आधा उसका भाग इधर चला गया, इसका आधा इधर आ गया तो इसका आधा इधर आया। ऐसे ही ये जो है खींच जाते हैं, ध्यान में आपको आ जाना चाहिए, ये बट गए। यानी ऐसा था कि जैसे ये सेंट्रियोल था, ये दोनों क्रोमैटिड थे, ये था, अब ये स्पिंडल था इधर लगा, ये इधर लगा हुआ था, ये सेंट्रियोल थे, जान रहे हैं आप, ये सेंट्रियोल था। अब ये इसको जब इधर खींचा, ये इसको इधर खींचा, तब ये बीच से लंबान से क्या हुआ, यहाँ से ऐसे ही ये फट जाएगा, फटेगा तो आधा पार्ट इधर, यानी जब मिटा करके इसको दिखाना होगा, जैसे इधर से ये मैं हटा दे रहा हूँ, तो ये जब खींच के जाएंगे, अभी मैं मिटा दूंगा इसको, तो आधा पार्ट इसका जो है आधा इधर आ जाएगा, एक पार्ट, और एक पार्ट इधर चला गया, इधर चला गया, ये बीच का मैं मिटा दिया, ये बट गए, हाफ वही सेंट्रियोल से बीच से बट गए। तो ये पोजीशन देखने के लिए मिलेगी, ये अवस्था कहलाएगी एनाफेज। नाम पता ही है, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये अवस्था हो जाएगी, कौन सी अवस्था हुई, एनाफेज हुई, एनाफेज लास्ट अवस्था है। इसके बाद में टीलोफेज, अंतिम अवस्था है, ध्यान रखेंगे, टीलोफेज। टीलोफेज टीलोफेज अवस्था में क्या होगा, स्पिंडल गायब हो जाएंगे। अब देखिए मैं टीलोफेज अवस्था का यहाँ दिखा दे रहा हूँ, टीलोफेज यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, मैं सब मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको नए सिरे से अब दिखा दे रहा हूँ चित्र में, ये कि ये सेंट्रियोल अपने अपने ध्रुवों पर थे बेटा, सेंट्रियोल अपने ध्रुवों पर, एक इधर है ध्रुव पर, एक इधर है, मान लो। अब हुआ क्या, होगा क्या, अब आगे ध्यान रखेंगे, स्पिंडल गायब हो जाएगी, यानी जो एक तरफ आए थे क्रोमैटिड पूरे के पूरे क्वाइल्ड हो जाएंगे आपस मिलके, ऐसे उधर वाले क्रोमैटिड आपस में मिलकर ऐसे क्वाइल्ड हो जाएंगे, फिर से पहुंच गए इस अवस्था में। न्यूक्लियोलस दोबारा प्रकट हो जाएगा, इधर भी बन गया, इधर स्पोर पर भी बन गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाएगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाएगी, यानी ये सेंट्रियोल बाहर रहेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। तो इस तरीके से एक जो है कोशिका के अंदर, सेल के अंदर ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। ये टू डॉटर न्यूक्लियाई बने कि नहीं बने, 2 डॉटर, DAUGHTER डॉटर न्यूक्लियाई, ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, यानी कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। जब 2 न्यूक्लियाई बन गए तो आगे क्या होगा, अब साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी। अब ये अगली अवस्था दिखा लेंगे, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस हम बताए हैं आपको, फिर भी बता दे रहे हैं। साइटोकाइनेसिस, अब चूंकि प्लांट ये एनिमल सेल है, साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन यहाँ कैसा होगा, जंतु सेल है, एनिमल सेल है, यहाँ पर होगा सेल फूरो, खांच द्वारा, क्योंकि यहाँ सेल वाल तो है नहीं। तो जैसे एक कोशिका है, ये इसमें 2 न्यूक्लियाई बन गए हैं, एक न्यूक्लियाई मान लो ये है, एक न्यूक्लियाई ये है, इनमें ये न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन थ्रेड, न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन थ्रेड, ये यहाँ पर सेंट्रियोल, ये यहाँ पर सेंट्रियोल है। चलिए कहीं भी बना सकते, इधर भी बना ले, उधर बना चलेगा। अब इधर ही बना देते हैं, कहो तो ये कहीं भी बनाएंगे, दोनों ही सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें जब साइटोकाइनेसिस होगा तो यहाँ से बीच से क्या होती है, खांच बनने लगती है। ये जैसे दोनों न्यूक्लियाई हैं, इनके बीच में ध्यान रखेंगे, ये जो सेल मेम्ब्रेन है दबने लगती है इस तरीके से, यानी एक ग्रुप खांच बनने लगती है।
और ये खांच गहरी होती चली जाएगी ऐसे, और एक कोशिका को कितने में विभाजित कर देगी? 2 में विभाजित कर देगी। ये 2 कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ ध्यान रखना कि जो एक पेरेंट सेल से, अब यहाँ थोड़ा सा सारांश देखें, जैसे ये कोशिका थी और इस कोशिका के न्यूक्लियस में मान लो 20 क्रोमोसोम थे। ये जब विभाजित होगी तो इससे 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी, और इन कोशिकाओं में 20 क्रोमोसोम थे तो 20 ही होंगे, कोई चेंजेज नहीं होगा समसूत्री विभाजन में। ध्यान रखना। इसके क्या यूज है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, इसका विभाजन का क्या महत्व है, तो ध्यान रखेंगे समसूत्री विभाजन के द्वारा प्लांट और एनिमल्स जो है वो ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ होता है, इनमें डेवलपमेंट होता है, वृद्धि विकास करते हैं ये। दूसरी बात, अपने बॉडी की रिपेयर करते हैं, जो टूट फूट होती है बॉडी के अंदर उनकी रिपेयर करते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं, डिवाइड होकर सेल्स घाव को भर देती हैं, जो भी हेलिंग्स होंगी कहीं भी उनको क्या करती है, भरने का कार्य करती है। सबसे बड़ी बात, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होगा, कोई चेंजेज नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ घाव लगा, यहाँ की सेल्स डैमेज हुई, रिप्लेस होंगी, यहाँ के सेल्स डिवाइड होकर पूरा भर लेंगी, कोई इसमें वेरिएशन नहीं आएगा, कोई सेल्स के क्रोमोसोम्स में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, जैसी कोशिका वैसी ही बनेगी। इस प्रकार के विभाजन के द्वारा कुछ निम्न श्रेणी के जो लोअर कह लीजिए कि ऑर्गेनिज्म है, उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, प्रजनन करते हैं निम्न श्रेणी के जीव इसके द्वारा। तो ये काफ़ी इसके सिग्निफिकेंस हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ और रहता है, उसको भी देख लेंगे यहीं पर। वो सबसे बड़ी बात है माइटोसिस समसूत्री विष, जिसको बोलते हैं समसूत्री, यानी माइटोसिस विष, समसूत्री विष, माइटोसिस पॉइजन। समसूत्री विष माने माइटोसिस पॉइजन। क्या है समसूत्री विष? देखिए, बहुत ढेर सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो समसूत्री विभाजन को, जो ये प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया को क्या करते हैं, रोक देते हैं या कम कर देते हैं, बाधा डालते हैं, इनहिबिटर का काम करते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं, इन माने रासायनिक पदार्थों को बोलेंगे समसूत्री विष, माइटोसिस पॉइजन। ये आजकल पॉलीप्लाइडी में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। एक रसायन है कोल्चिसिन, ये कोल्चिसिन जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कोल्चिसिन। ये कोल्चिकम ऑटमनेल एक प्लांट है लिलिएसी फैमिली का, कोल्चिकम ऑटमनेल, उससे यह रासायनिक पदार्थ प्राप्त होता है कोल्चिसिन। ये कोल्चिसिन क्या करता है, कोशिका समसूत्री कोशिका विभाजन में मेटाफेज अवस्था में जो स्पिंडल बनते हैं, उनके स्पिंडल के बनने को रोक देता है। जब स्पिंडल बनने को ये रोक देता है, तब क्रोमोसोम्स की संख्या वहाँ पर दुगनी हो जाएगी। माने अगर 20 से तो 40 हो जाएंगे, क्योंकि डिवाइड हो चुके हैं। तो 20 दूना 40 बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्पिंडल नहीं बना, खिंचाव बन करके 2 कोशिकाएं नहीं बनी, इसलिए ये पॉलीप्लाइडी में इसका यूज होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो चेंज करके आजकल हम लोग प्लांट्स में बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी पैदा कर रहे हैं, तो ये भी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी तरीके से राइबोन्यूक्लिएज है, वो भी माइटोटिक पॉइजन है। राइबोन्यूक्लिएज यद्यपि एक एंजाइम है, ध्यान रखेंगे, ये भी प्रोफेज अवस्था में कह लीजिए, प्रोफेज अवस्था जो होती है उसको रोक देता है आगे बढ़ने से। तो ये भी माइटोसिस पॉइजन की तरह कार्य करता है। मस्टर्ड गैस है, वो भी माइटोसिस पॉइजन की तरह कार्य करता है। वो उसका विभाजन के समय कह लीजिए सेल डिवाइड होने लगती है, तो क्रोमोसोम्स को टुकड़े टुकड़े कर देता है, बहुत ढेर सारे फ्रेगमेंट में चेंज कर देता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइटोसिस सेल डिवीजन। बहुत ही इस प्रकार से मैंने देने का प्रयास किया है कि आप 11th से लेकर के MSc तक करेंगे, BSc MSc तक ये पूरा काम में आएगा। इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे आंसर इसमें सम्मिलित हैं। एक अच्छा जो है स्टडी मटेरियल देने का मेरा प्रयास रहा है। पढ़ेंगे आप, अध्ययन करेंगे,
लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि आपको और अच्छा से अच्छा वीडियो देने का मैं प्रयास करूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक प्रकार से करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।